नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन 24 में आपके साथ राहुल यादव। देखिए, आज बजट पेश किया गया था। इस बजट में इस बिहार को, इस बजट में मध्यम वर्ग के लोगों को, इस बजट में युवा को, बुजुर्ग को क्या मिला, हम इस सब जानने के लिए भी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान जी हैं। और सर, आज निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री है, उनके द्वारा बजट पेश किया गया। इस बजट में सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या क्या मिला इस बिहार को, उसके बाद हम बाकी तमाम मुद्दे पे आएंगे। मजबूत सरकार को कुछ नहीं मिला, डबल इंजन की सरकार को कुछ नहीं मिला। इसलिए वो नहीं मिला कि चंद्रबाबू नायडू जी के देख लीजिए 2,00,000 करोड़ लेके चले गए अपने प्रदेश के लिए। वो भी केंद्र सरकार में भागीदार है सरकार में, और यहाँ डबल इंजन की सरकार भी भागीदार है। लेकिन बिहार को बजट के नाम पे 1 रुपए नहीं मिले, नीलबटा सन्नाटा। पहले बजट का स्वरूप होता था कि अलग से भारतीय रेल का भी बजट निकलता था। भारतीय रेल सबसे ज्यादा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार प्रदेश सबसे ज्यादा पलायन करने वाला राज्य है। लेबर यहां से माइग्रेट करते हैं, हमारे प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं। आप ये बताइए कि कितने रेल मिले जो बिहार प्रदेश से अदर स्टेट के लिए जाएंगे। और 2014 से लेकर 2025 तक लगभग 36.5% किराया बढ़ा है। वो किराया क्यों नहीं कम हुआ? लोगों को बहुत उत्सुकता थी कि अगर ये बजट आएगा तो बिहार प्रदेश को और पूरे देश को रेल का किराया सस्ता मिलेगा। रेल पे कोई बात नहीं, रेल पे बात ही नहीं करती है मौजूदा सरकार, और यू टर्न लेके चली जाती है। आपने देखा कि ग्रीन फील्ड की बात कर रहे हैं कि हम विस्तार करेंगे, कई एयरपोर्ट्स का विस्तार करेंगे। आज 10 सालों से हम लोगों ने भूमि अधिग्रहण करवाया था बिहटा के लिए, उस बिहटा का क्या हुआ? उस पर बात करनी चाहिए। आईटी सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि हम आईटी सेक्टर पटना का विस्तार करेंगे, अच्छी बात है, आप विस्तार करिए, लेकिन इस सवाल का भी जवाब दीजिए कि आईआईटी मुंबई सबसे बड़ा है, लेकिन जॉब प्लेसमेंट वहां के स्टूडेंट को नहीं मिला पिछले साल और उससे पिछले सालों में। तो ये बताइए कि आप आईटी का सिर्फ विस्तार करिएगा, पटना का विस्तार या आईटी सेक्टर का विस्तार अगर करते हैं तो उन छात्रों को रोजगार की गारंटी कौन देगा? सबसे बड़ी चीज ये है। आप कहते हैं कि हम बिहार प्रदेश में मखाना के लिए जो है एक आयोग का गठन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 2020 से 2024 तक 61,000 जो एमएसएमई में जो लघु उद्यमी जो अपने आप को बोलते हैं, उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था वो खत्म हो चुका, और इस पिछले 4 महीने में 12,000 लोग खत्म हुए। और उसका वजह जानते हैं ये क्यों खत्म हुआ? इसलिए कि सरकार जिस आयोग का गठन करके मखाना को बढ़ावा देने की बात करती है, हकीकत यही है कि वो एमएसएमई में जो रजिस्टर्ड होते हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, उनको सरकार जो है संरक्षण नहीं देती है, उनको साथ नहीं देती, उनको फंडिंग नहीं देती है। इसकी वजह से 2020 से 2024 तक 61,000 जो है एमएसएमई के रजिस्टर्ड जो लोग थे वो खत्म हो चुके हैं। तो ये कहना कि हम आयोग का गठन करेंगे, लेकिन सरकार गठन कर सकती है, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा जो पैसे जो देने होते हैं, जो केंद्र सरकार से जो उनको सहायता राशि देनी होती है, वो नहीं दे पाती है। इसकी वजह से ये 61,000 से ज्यादा लोग जो है एमएसएमई से बाहर हो चुके हैं। लेकिन आप बिहार प्रदेश को बजट में कितना पैसा दिए हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। आप गठन करिए, हवाई बातें करिए। आप कह रहे हैं कि हम जो है क्रेडिट कार्ड पे बढ़ाएंगे, प्रावधान बढ़ाएंगे, पैसे का लेन देन बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि बिहार प्रदेश के जो 80-85 करोड़ जो लोग हैं, जिनकी प्रति व्यक्ति आय जो है, पता चलता है कि उनके जो फैमिली की आय है वो 6,000 रुपए से भी महीने कम है, नीचे है। तो जो वो पैसा कमाएगा ही नहीं, तो 12 लाख ये क्रेडिट कार्ड में बढ़ा दीजिए, आप प्रावधान बढ़ा दीजिए या कुछ भी करिए, उसका कोई मतलब नहीं है। बिहार प्रदेश गरीब मजलूमों के लिए माना जाता है, माइग्रेंट के लिए माना जाता है, तो आपने उनके लिए कुछ नहीं किया है। तो ये मैं कह सकता हूं कि डबल इंजन की सरकार जो दिखाती है कि बहुत मजबूत सरकार है, हकीकत में बड़ा निकम्मा और लाचार सरकार है। इसलिए इनके जो सहयोगी हैं चंद्रबाबू नायडू जी 2,00,000 करोड़ लेके चले जाते हैं और बिहार को मिलता है नीलबटा सन्नाटा। इसका जवाब जरूर पूछने चाहिए दो जो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत डिप्टी सीएम है, उनसे पूछना चाहिए, और जो बेबस और लाचार मुख्यमंत्री है प्रदेश के, उनसे भी पूछना चाहिए। उन सारे सवालों में एक सवाल और छुपता हुआ चला गया कि क्या हुआ उस नीति आयोग की रिपोर्ट का। हमको उम्मीद थी कि इस बजट में शायद बिहार को विशेष पैकेज मिलेगा,
पैकेज भी नहीं मिला और विशेष राज्य का दर्जे की बात भी नहीं हुई। बीजेपी कोटे से मंत्री जनक राम जी बोल रहे हैं कि बोलने का अधिकार ही नहीं है आप लोग को बजट में। असल में वो लोग लोकतंत्र को मानते नहीं है, वो लोग मनुस्मृति मानते हैं। अच्छा, इसकी वजह से वो बोले। लोकतंत्र कहता है, लोकतंत्र की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर एक आदमी को अपनी बात कहने की आजादी है। लेकिन ये लोग तो हैं क्या कि सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं, लेकिन लोकतंत्र का अपमान ऐसे ही करते हैं, संविधान का ऐसे ही अपमान करते हैं। उनको शर्म आती है बताने में कि इस डबल इंजन की सरकार में बिहार प्रदेश को कुछ भी नहीं मिला, इसलिए इस तरीके का बातें करते हैं ये लोग। वो तो कह रहे थे कि जब लालू जी, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थे, उस टाइम मनमोहन जी की सरकार था केंद्र में, तब वो डबल स्टेटस वाला बात उस टाइम क्यों नहीं याद आया था? हर वक्त से हुआ। मैं आप स्टेटस ही नहीं, मैं जो रिजर्वेशन की ये लोग बात करते हैं कि किसने कितना रिजर्वेशन दिया, सब भारतीय जनता पार्टी ने दिया, तो इससे बड़ा, इनसे तो बड़ा कोई झूठा ही नहीं होगा। 12% आरक्षण बढ़ाने का दायरा किसने किया था? कर्पूरी ठाकुर के बाद, फिर 12 से 14% हुआ लालू जी के वक्त में, 14 से 18% हुआ राबड़ी देवी के उसमें, और फिर 75% तक रिजर्वेशन कौन लेके गए? हम महागठबंधन की सरकार में। तो विजन जो हम दिखाते हैं ना, जो सपने दिखाते हैं, उसको पूरा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह सिर्फ कुर्सी और गद्दी पे बैठ के बिहार प्रदेश की जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, उनको अपनी कुर्सी के नीचे दफन नहीं करते हैं और सिर्फ अपनी चीजें जो है आगे नहीं बढ़ाते हैं। उनकी सोच समझ शायद इतनी ही है, और ये इसलिए इतनी है कि क्योंकि मैं विजय सिन्हा को कह सकता हूं कि वो गांधी को नहीं मानते, वो गोडसे को मानते हैं, इसलिए ऐसी मानसिकता आई होगी। और रही नीतीश कुमार जी की बात, तो मैं स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूं कि कल तक वो समाजवादी थे, लेकिन आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोद में जाके बैठेंगे और उसका असर तो जरूर होगा। सामंतवादी हो गए, एकदम सामंतवादी हो गए, मनुवादी हो गए। चलिए, लास्ट सवाल आरजू जी, एक तरफ नीतीश जी प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ माननीय तेजस्वी यादव जी कार्यकर्ता सहसंवाद निकाल रहे हैं। आपके कार्यकर्ता सहसंवाद को आपने जैसे दुर्गति यात्रा नीतीश जी को प्रगति यात्रा को बताया, उसी तरह जो जदयू के लोग हैं वो कार्यकर्ता सहसंवाद के बारे में बोल रहे हैं कि उनका कार्यकर्ता उनके झांसे में नहीं आने वाला है। वो 2005 का वो जंगल राज वाली बात थी, वो देख ली है। बेशर्म लोग हैं, अतीत का कंबल ओढ़ के, झूठ का प्रचार करके अपने बदसूरत चेहरे को छिपाना चाहते हैं, उस कंबल से छिपाना चाहते हैं जो 2020 में पहले जो चले जाते हैं। इनके पास हकीकत यह है कि इनको बताने के लिए ना, इनके पास कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं है, इतने निकम्मे लोग हैं, इसलिए इस तरीके की बातें करते हैं। और वो लोकतंत्र में जनता जनादेश देती है, उस जनादेश को भी ये भूल जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अच्छा जेडीयू के लोग हैं, वो भूल जाते हैं कि 2 बार से सबसे लार्जेस्ट पार्टी कौन है। इस लोकतंत्र के मंदिर में जनता जनार्दन ने वोट देकर राष्ट्रीय जनता दल को बताया और प्रभाषित किया कि लीडर ऑफ अपोजिशन के अलावा अगर कोई पहली पसंद है बिहार प्रदेश की तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। लेकिन ये लोग झूठ बोलते हैं, इनको पछता नहीं है, इनकी परेशानी, इनकी मजबूरी, इनकी हताशा निराशा हम समझ सकते हैं ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो तीसरे नंबर की पिछलग्गू की बैसाखी का सहारा बनती है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो बात ये है उनके लिए कि आज तक उनका कोई सीएम फेस नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं है, इसलिए जलते हैं, परेशान होते हैं। क्या कर सकते हैं इसके लिए, ये उनकी परेशानी है। तो देखिए, उनकी परेशानी है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनकी पार्टी में तो सीएम फेस ही नहीं है, वो क्या बोलेंगे। बाकी आरजू खान जी को सुन रहे थे, आप इन वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए Active 24, मैं आपके साथ रह गया।